अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का रकबा 2,68,021 मरबा किलोमीटर है। दारुल हुकूमत वेलिंगटन, सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी, आबादी 49,42,500 है। तर्ज़ हुक्मरानी पार्लिमानी बादशाहत, आइनी बादशाहत। आला तरीन मनसब एलिज़ाबेथ दोयम। सरबराह हुकूमत जसंडा आर्डन हैं। शरह बेरोज़गारी 6%। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। ट्रैफिक सिमत बाएं तरफ domain.nz हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +64 है। दोस्तों, न्यूजीलैंड जनूब मगरबी बहरुल काहिल की एक खुद मुख्तार रियासत है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। जगराफियाई हिसाब से ये मुल्क दो बड़े ज़मीनी टुकड़ों पर मुश्तमिल है, शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा। इन दो मरकज़ी जजीरों के अलावा 600 दीगर छोटे जज़ायर हैं। न्यूजीलैंड बहीरा तस्मान में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर मशरक़ में वाक़या है। इंसानों के ज़रिए आबाद किए जाने वाले जज़ायर में न्यूजीलैंड का मकाम आखिरी है, यानी ये इन जज़ायर में से है जिसे इंसानों ने सबसे आखिर में आबाद किया। इंसानों की आबादी से कबल न्यूजीलैंड एक नामालूम तन्हा जजीरा था जो मुख्तलिफ जानवरों, पेड़ पौधों और फंगस का एक खुशनुमा इलाका था। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर ऑकलैंड है। 1250 से 1200 ईस्वी के दरमियान इस जजीरा में पोलिनेशन लोग आबाद हुए और इसका नाम न्यूजीलैंड रखा गया। इन्होंने यहाँ मावरी तहजीब को फ़रोग़ दिया। 1642 में वलंदीज़ी स्याह अबील तस्मन वो पहला यूरोपी बशिंदा था जिसने न्यूजीलैंड की ज़मीन पर कदम रखा। 1841 में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया और 1907 में इसे डोमेन न्यूजीलैंड बना दिया गया और 1947 में इसे खुद मुख्तियार रियासत का दर्जा मिल गया और आज़ादी मिली, मगर सरबराह रियासत बरतानवी लोग ही बने। फ़िलहाल न्यूजीलैंड की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपी नस्ल पर मुश्तमिल है। इनकी कुल तादाद 4.9 मिलियन है। मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मावरी कौम है जो अब ख़त्म होने के कगार पर है। दोस्तों, मावराई के बाद दीगर अक़लियतों में एशियाई कौम और बहरुल काहिल के जज़ायर के लोग शामिल हैं। न्यूजीलैंड की सकाफ़त कदीम मावरी और जदीद बरतानवी आबादियात की देन है। बाद में दीगर इलाकों के पनाह गज़ीनों ने भी यहाँ की सकाफ़त पर अपना असर डाला। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सरकारी ज़बानों में अंग्रेज़ी ज़बान, मावरी ज़बान और न्यूजीलैंड की अशारती ज़बान शामिल है। अलबत्ता अंग्रेज़ी ज़बान का गलबा है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया भर की मुख्तलिफ़ कौमी कारकर्दगियों के मुआज़ने में न्यूजीलैंड का दर्जा काफ़ी बुलंद है। मसलन मेयार ज़िंदगी, सेहत, तलीम, शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी आज़ादी वगैरह। 1980 की दहाई में न्यूजीलैंड में बड़ी इक़्तिसादी तब्दीली आई, जिससे न्यूजीलैंड की मईशत तहफ़्फ़ुज़ पसंद से तब्दील होकर आज़ाद तजारती मईशत बन गई। न्यूजीलैंड की मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर है। इसके बाद सनत और खेती बाड़ी का नंबर आता है। बैनुल-अक़वामी सियाहत न्यूजीलैंड की आमदनी का एक अहम ज़रिया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में आइनी बादशाहत है और वहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है। अलबत्ता न्यूजीलैंड का आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड की मलका होने की हैसियत से एलिज़ाबेथ दोयम सरबराह रियासत है। मलका की नुमाइंदगी गवर्नर जनरल न्यूजीलैंड करता है, जिसे मलका वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की सिफारिश पर मुकर्रर करती है। मलका की तरफ से गवर्नर जनरल शाही इख्तियारात का इस्तेमाल करता है, जैसे नाइंसाफ़ी वाले फ़ैसले पर नज़रसानी करना, वज़रा, सफ़ीरों और दीगर अहम पब्लिक अफसरान की तकर्री वगैरह। तो नादर ही सही, मगर इसे पार्लिमान को तहलील करने का इख्तियार भी होता है। मगर मलका और गवर्नर जनरल के
اختیارات دستوری طور پر محدود ہیں اور وزراء کے مشوروں کے بغیر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ میں 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو ابتدائی اور سیکنڈری تعلیم لازمی ہے۔ زیادہ تر بچے 5 برس کی عمر میں تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں تعلیمی شرح 99% ہے اور 15 سے 29 سال کی عمر کی تقریباً آدھی آبادی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہے۔ دستکاری، نقش و نگاری، سلائی اور بنائی ماوری تہذیب کے وہ فنون ہیں جو آج بھی نیوزی لینڈ میں خوب چلتے ہیں اور ماوری فنون دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ نقش و نگاری میں زیادہ تر انسانی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ عموماً 3 انگلیوں والا انسان نقش کیا جاتا ہے جس کا سر بہت عجیب ہوتا ہے۔ عام انسان کی تصویر بھی بنائی جاتی ہے۔ طرح طرح کے نشانات سے نقش کو مزین کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگ بلوز موسیقی، جاز، راک اینڈ رول موسیقی اور ہپ ہاپ موسیقی سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان میں نیوزی لینڈ کی نمایاں خوبیاں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ ماوری اپنے ساتھ جنوب مشرقی ایشیا سے مخصوص نغمے لے کر گئے تھے اور برسوں کی علیحدگی نے ان میں ایک عجیب مگر دلکش اور منفرد آواز پیدا کر دی تھی۔ دوستو، نیوزی لینڈ کے زیادہ تر کھیل برطانیہ سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ رگبی ملک کا قومی کھیل ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پسند ہے۔ گولف، نیٹ بال، ٹینس اور کرکٹ نیوزی لینڈ کے مشہور کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 54% بچے اسکولوں میں کھیل میں حصہ لیتے ہیں۔ 1880 سے 1900 کی دہائی میں نیوزی لینڈ کی رگبی ٹیم نے بالترتیب آسٹریلیا اور برطانیہ میں فتح پا کر عوام کی دلچسپی میں اضافہ کیا۔ دوستو، نیوزی لینڈ کا قومی پکوان پیسیفک رم ہے۔ نیوزی لینڈ کو زمین اور سمندر دونوں سے کھانے کی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ زیادہ تر فصلیں اور ضروریات زندگی کو یورپ نے متعارف کرایا، جیسے مکا، آلو اور خنزیر وغیرہ۔ بہترین پکوانوں میں لام، سالمون، کورا، شکرگندی اور کیوی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔